दोस्तों गुड आफ्टरनून। लास्ट वीक की तरह आज भी मार्केट ख़त्म होने से पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसमें मैं अपनी जो मिड वीक की रिसर्च होती है, जो नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी बनाने के लिए काम आती है, वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। आगे बढ़ने से पहले यूजुअल डिस्क्लेमर कि मैं एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, क्वालिफाइड हूँ टेक्निकलिस्ट में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी। और ये वीडियो जो बनाता हूँ मार्केट का ट्रेंड अपने एस्ट्रोलॉजी के बेस पे मैं बनाता हूँ और इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। मैं खुद ट्रेड नहीं करता, काफ़ी सालों से 10, 12, 15 साल हो गए होंगे कि मैं ट्रेड नहीं करता। और ना ही ये कोई सोलिसिटेशन या कोई आपके को रिक्वेस्ट है या आपको फोर्स कर रहा हूँ कि इसमें जो शेयर हम डिस्कस कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं या उनके बारे में बता रहे हैं कि आप उनको लो या बेचो। तो दिस इज़ आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। आप अपने जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, सब ब्रोकर या एनालिस्ट है या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है या पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसके थ्रू ही आप काम करोगे। और दूसरा, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज़ अपना हॉरोस्कोप ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि हॉरोस्कोप्स चेक कराने से ही मालूम पड़ता है कि आप किस दशा में हो, किस अंतर्दशा में हैं और कौन से प्लैनेट्स आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिसीजन लेने के लिए। डेफिनेटली अगर कुंडली में कोई दोष है, 5th हाउस में कोई दोष है, राहु में है या कुछ और इस तरह का दोष है, तो आपको फ़ायदा होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि आप जो डिसीजन लोगे वो चाहे आपके द्वारा नहीं किया गया, लेकिन प्लैनेट्स और जो ग्रह और नक्षत्र हैं वो आपसे करवाएंगे और उसका रिज़ल्ट क्या होगा। अगर अच्छे हैं तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं अच्छे तो आपको नुकसान होगा। तो प्लीज़ 1000, 2000, 3000 को मत देखिए, आप कुंडली चेक कराइए। ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने मना कर दिया है, ब्लंटली मना किया है। हम इसमें कोई हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि किसी को मना कर दें। ना ही हम कोई ऐसा उपाय बताते हैं जिससे कोई बोलता है कि अगर मेरा लॉस चल रहा है तो उसको मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे करूं। ये सब मैं कहूँगा कि ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर लॉस लिखा है तो ज़रूर होगा। ये बात दूसरी है कि आप अगर कॉशियस रहोगे तो 1 लाख का नुकसान अगर होना होगा तो 5-10 हज़ार का होगा। अगर नहीं आपको पता तो आप डेफिनेटली केयरलेसली काम करोगे और वो 1 लाख का ही नुकसान होगा। बात करें इस हफ्ते की, एस्ट्रोलॉजिकली हमारी फोरकास्ट जो थी वो ये थी कि 25 तारीख से कुछ सेक्टर्स वीक लग रहे हैं, जिनमें हमने कहा था ऑटो, फार्मा, स्टील और प्राइवेट बैंक्स, और बाकी शेयर चलते रहेंगे 29 तारीख तक ऊपर, और उसके बाद वो भी नेगेटिव मोड में आ जाएंगे। बहुत परफेक्टली हमने शॉर्ट किया मंडे, ट्यूसडे, निफ्टी भी और कई स्टॉक्स भी थे। जैसे हमने टाटा पावर शॉर्ट किया था, अपोलो टायर शॉर्ट किया था, मारुति शॉर्ट किया, कोटक शॉर्ट किया था, भारती शॉर्ट किया था, और उन सब में अच्छा प्रॉफिट हुआ। निफ्टी भी हमने 2 बारी शॉर्ट लेके शॉर्ट किया। वेडनेसडे के दिन हमने निफ्टी बाय भी किया था 16,452 पे, जो हमने अगले दिन बुक कर दिया। गड़बड़ कहाँ हुई कि हमने जो राइज एक्सपेक्टेड था हमारे को थर्सडे और फ्राइडे को, निफ्टी ने उससे कहीं ज़्यादा राइज दे दिया। हम लोग सोच रहे थे कि 16,775 से लेकर के 16,850 तक जो है ये मैक्सिमम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इंटरेस्ट रेट वहाँ पे 0.75 बढ़े फेड के हिसाब से,
दुनिया की कोई भी स्टॉक मार्केट उसको एंजॉय नहीं किया या एंजॉय वो नहीं किया, चाहे आप चाइना ले लो, ताइवान ले लो, कोरिया ले लो, सिंगापुर ले लो, इवन जापान ले लो, इवन यूरोप कंट्रीज़ ले लो, किसी ने उस पर बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर नहीं की जितनी इंडियन मार्केट ने की। इंडियन मार्केट पिछले 2.5 दिन में, मैं एग्जैक्टली बताऊं कि 2.5 दिन में वेडनेसडे के मिड डे से लेकर के आज जो हाई बनाया निफ्टी ने, वो बनाया था 17,141, मतलब 16,438 का जो था लो बना था वेडनेसडे को। हमारा टारगेट था 16,425। जस्ट उससे 13 पॉइंट ऊपर निफ्टी ने यू टर्न लिया और 703 पॉइंट 2.5 दिन के अंदर निफ्टी ने एक शार्प अप मूव दिया और उसमें गैप भी छोड़ता हुआ गया और इस टाइम पे डेंजरसली ओवरबॉट है, कभी भी करेक्टिव डिक्लाइन आ सकता है। बहुत सारे स्टॉक्स जो खासकर लास्ट 2 दिनों में हमारे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुए, निफ्टी में भी ट्रिगर हुए, बैंक निफ्टी में भी ट्रिगर हुए, लेकिन एक जो बात कंसोलेशन की होती है कि हमारे सारे ट्रेड जो हम सजेस्ट करते हैं उसमें निफ्टी के अंदर हम 100 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं। मतलब अधिकतम जो लॉस होगा वो हो जाएगा 10,000 रुपये 2 लॉट के ऊपर बैंक निफ्टी में और 10,000 रुपये लॉट 2 लॉट का निफ्टी के अंदर। तो इवन अगर 2-3 बारी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी गए तो भी हमारे को एक लिमिटेड नुकसान डेफिनेटली हुआ होगा हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, पेड सब्सक्राइबर हैं। जो प्रॉफिट हमने कमाया पहले 3 दिन में वो शायद पूरा वाइप ऑफ हो गया होगा। इसमें सिर्फ एक ये था कि कमोडिटीज़ के अंदर हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया इस हफ्ते में। जो सिल्वर थी हमने 54,600 के करीब बाय की थी और 55,000 के ऊपर और बोला था बाय करने के लिए। तो करीब 3,000 रुपये एक लॉट के अंदर और 2,500 रुपये एक लॉट के अंदर, 5,500-6 हज़ार रुपये 2 लॉट के अंदर हमारे को सिल्वर में प्रॉफिट हुआ और गोल्ड में 500 से 600 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो वो उसमें कंपनसेट हो गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग गोल्ड सिल्वर में काम नहीं करते तो उनको संतोष करना पड़ेगा। अगर नुकसान हुआ है तो भी और फ़ायदा हुआ है तो भी, या नो प्रॉफिट नो लॉस में है तब भी। बात करते हैं हम आज, ये तो था हमारा इस वीक का जो लास्ट वीक में हमने क्या किया। अब नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी क्या होगी और टेक्निकली मार्केट कैसे लग रही है, कमोडिटीज़ ने कैसे बिहेव किया या क्या लग रहा है आगे, उसका हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। पहले हम बात करेंगे कमोडिटीज़ की, फिर टेक्निकल पे आ जाएंगे। कमोडिटी के अंदर जो बताया जैसे कि हमने सिल्वर और गोल्ड में अच्छा प्रॉफिट बुक किया दोनों ने बुलिश ब्रेकआउट दिया था। आप टेक्निकल चार्ट में देखोगे कि कहाँ से इन्होंने बुलिश ब्रेकआउट दिया और जितना टारगेट था उससे ऊपर क्रॉस कर गए। क्रूड जो है 8,000 रुपये पे रेजिस्टेंस है। अगर 8,000 का लेवल अगर डिसाइसिवली क्रॉस कर जाता है तो क्रूड 8,500 से लेकर के 8,700 तक जा सकता है। गैस की बात जहाँ करें तो गैस ने एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया है 760 के आसपास और वहाँ पे हमने कहा था यहाँ से ये पहला टारगेट होगा 650 का और दूसरा टारगेट होगा 620 का। तो उसमें से एक टारगेट अचीव हो चुका है और दूसरा टारगेट 620 का भी अचीव हो जाएगा और अल्टीमेटली इसका जो थर्ड टारगेट बनेगा वो बनेगा 575। पर हमने इसमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करवाया क्योंकि बहुत ही इसकी इरेटिक मूवमेंट होती है, 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का खतरा रहता है। लेकिन एकेडमिकली बात करें तो जो हमने सोचा था, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब टेक्निकल्स की, टेक्निकली जो हालांकि ग्राफ आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा क्योंकि कहते हैं ना कि वन पिक्चर स्पीक्स लॉट। निफ्टी ने जो बॉटम बनाया था आज से करीब 32 ट्रेडिंग सेशन पहले,
15,183 का। उसके बाद वो निफ्टी हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम की फॉर्मेशन के साथ चल रहा है और करीब 32 ट्रेडिंग सेशन में, इन 32 ट्रेडिंग सेशंस, इसने करीब 2000 पॉइंट का राइज दिया है फ्रॉम दी बॉटम ऑफ 15,183। यहाँ पे बहुत बुरी तरह से ओवरबॉट है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी, और निफ्टी में आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्टिव डिक्लाइन जो होगा वो 16,800 से 16,850 तो कम से कम आना चाहिए। मतलब यहाँ से प्रेजेंट जो लेवल चल रहा है उससे करीब 300-350 पॉइंट। आज भी सुबह हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी शॉर्ट कराया था और उसमें करीब 75 पॉइंट्स का निफ्टी में और 400 पॉइंट से ज़्यादा का बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ, पर फिर भी अभी हमारी वो पोजीशन होल्ड है शॉर्ट की विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो उसको अगले हफ्ते भी कैरी ऑन करेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा बुलिश ब्रेकआउट दिया है ट्रायंगल पैटर्न से, और जिसका टारगेट अगर हम देखें, अगर दो सक्सेसिव क्लोजिंग वीकली 36,500 के ऊपर हो जाती है तो बैंक निफ्टी का जो बुलिश टारगेट है वो बन जाएगा 4,000 पॉइंट्स, सॉरी 40,000। और सिमिलरली जो निफ्टी का बुलिश ब्रेकआउट है उसका जो टारगेट बनेगा वो करीब 18,000 के करीब पहुंच जाएगा, अगर ये जिस लेवल से 16,800 से ऊपर ही रहता है तो। ये दो कंडीशंस हैं। गोल्ड और सिल्वर और क्रूड का मैं बता चुका हूँ। तो अब हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल क्या लग रहा है, कौन से स्टॉक पॉजिटिव लग रहे हैं, कौन से स्टॉक्स नेगेटिव लग रहे हैं, जो सेक्टर जो पॉजिटिव लग रहे हैं या नेगेटिव लग रहे हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि एक बहुत ही पावरफुल क्लस्टर ऑफ इवेंट्स अभी कुछ 2-4 दिनों में आ रहे हैं और वो डेफिनेटली मार्केट को शेक करेगा, उछल पुछल मचा देगा। और मेरे अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ से एक करेक्टिव डिक्लाइन ड्यू है, तो प्लानिटरी कन्फिगरेशन भी उस चीज़ का साथ देने का क्षमता रखता है। कौन से वो प्लानिटरी कन्फिगरेशन हैं जो हिला सकते हैं मार्केट को? आप देखोगे कि 31 तारीख को मरकरी और सैटर्न की अपोजिशन, 31 को ही है यूरेनस और राहु की कंजक्शन, और 31 को ही है जुपिटर और सन का ट्राइन एस्पेक्ट। तीनों ही पॉजिटिव है। पर क्या ये मटेरियलाइज हो पाएगा? क्योंकि अगले ही दिन यूरेनस, राहु और मार्स, जो कि एरिस में है इस टाइम, जिसका कारक मार्स है, मार्स के अंदर तीनों प्लैनेट्स का कंजक्शन है, जो कि काफ़ी जिसको बोलते हैं हम ग्रेड 1 का जो है ये इवेंट है, वेरी हार्ड एस्पेक्ट है। तो उम्मीद ये मैं कर रहा हूँ कि यहाँ से करेक्टिव डिक्लाइन एक स्टार्ट होगा जो अगले महीने की 11-12 तक चल सकता है। कुछ और भी ऐसे हैं प्लानिटरी कन्फ्यूजन जो करते हैं कई स्टॉक्स, खासकर जैसे PSU बैंकिंग है, कुछ और भी सेक्टर हैं बताऊंगा मैं आपको, जिनका डिक्लाइन हो सकता है 17 अगस्त तक चले। ये प्रेजेंट जो लास्ट 2 दिन जो हमारी राइज़ जो हुई है उससे ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारे कुछ नए सब्सक्राइबर ज़रूर थोड़ा सा शेक हो गए हैं। वो कहते हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ रही है और आप शॉर्ट कॉल दे रहे हो, और मैं आई हैव नो हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग कि आज जो भी हमने कॉल दी हैं टोटली शॉर्ट कॉल दी हैं। उसमें इंट्राडे में एक SBI था, उसमें करीब 15,000 का प्रॉफिट हुआ, और ऐसे ही महिंद्रा की शॉर्ट कॉल दी 1184 पे और नीचे 1158 आ गया था, वो भी एक सेकंड शॉर्ट कॉल थी जिसमें 14-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ।
निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो प्रॉफिट हुआ वो अलग। तो आई एम टोटली ऑन शॉर्ट साइड। मैं प्लस नहीं, अपने जो पेड सब्सक्राइबर हैं उनको प्लस पोजीशन के लिए मैंने फ़िलहाल ऐसी कोई सजेशन नहीं दी है कि आप ये ले जाओ, क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ से आईटी सेक्टर भी कुछ दिन के लिए दबाव में आ सकता है, 8-10 दिन के लिए। तो जो सडनली राइज़ किए हैं वो चांसेस है कि अगले 8-10 दिन नीचे आएंगे। आपको याद होगा कि पिछले मैंने वीडियो में कहा था कि मुझे आईटी सेक्टर इस वीक के एंड में अच्छा लग रहा है, लास्ट वीक में कहा था मैंने। और आप देखोगे कि पिछले 2 दिनों में आईटी सेक्टर ने जो रिसेंट हाई बनाया था उसको क्रॉस कर दिया मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स ने। तो मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स जो क्रॉस कर चुके हैं, जैसे एलटी इन्फोटेक है, या ये टेक महिंद्रा है, या माइंड ट्री है, या और भी जो स्टॉक है, वो सब एक करेक्टिव डिक्लाइन के लिए तैयार हैं। हालांकि ऊपर के टारगेट काफ़ी ऊंचे हैं, पर फॉर द टाइम बीइंग, फॉर से 1 वीक और 10 डेज, सारे स्टॉक्स करेक्टिव डिक्लाइन के लिए तैयार हैं। तो इसलिए मैं फ्रेश बाइंग थोड़ी अवॉइड करने की सजेस्ट करूँगा अपने जो पेड सब्सक्राइबर हैं उनको मैं एडवाइस करूँगा कि थोड़ी पेशेंस रखो, एस्ट्रोलॉजी पे यकीन रखो, टेक्निकल्स पे यकीन रखो। ये क्योंकि हमारे जब हमने एस्ट्रोलॉजिकली आइडेंटिफाई किया है कि अगले कुछ दिन वीक होंगे, तो टेक्निकली भी उसको वो सपोर्ट कर रहा है। ये अलग बात है कि मान लो कुछ अलग चीज़ हो जाए जिसका हम बिल्कुल कल्पना भी नहीं कर सकते, तो इन दैट केस फॉल्ट विल बी माइन कि मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाया जो चार्ट्स, जो एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स को मैं इंटरप्रेट या उसको सही मैं वो नहीं कर पाया। तो उस केस में आई विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड इट विल बी माई फॉल्ट। मेरे को कोई हेजिटेशन इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। मैंने कहा ना 3 प्लैनेट्स यूरेनस, राहु, मार्स 1 तारीख को कंजक्शन है एरिस के अंदर, और एरिस का कारक भी जो है वो है मार्स, एक फेरी वो है प्लैनेट जो अच्छी मूव ला सकता है ऊपर या नीचे, दोनों साइड पॉसिबल है। उसके बाद अगले ही दिन 4 प्लैनेट वीनस, यूरेनस, मार्स, राहु, इन सब के आपस में आस्पेक्ट हैं 2 तारीख को। तो मतलब ये कितना हो गया, 31 को मेजर आस्पेक्ट्स, 1 को मेजर आस्पेक्ट्स और 2 को मेजर आस्पेक्ट्स, और उसके बाद 7 तारीख को आ रहा है मार्स और सैटर्न का भी स्क्वायर आस्पेक्ट। तो यूएस मार्केट ऐसा इंडिकेट कर रही हैं कि 4 तारीख के प्लस माइनस डे में एक अच्छा डिक्लाइन, एक डाउन जर्क आ सकता है। उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ेगा। प्लस माइनस मंडे लेके चलो आप, वहाँ पे 4 तारीख को दिखा रहा है, तो मतलब 4 तारीख को लग रहा है कि वो मिड पॉइंट हो जाता है। इन सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनका जो मिड पॉइंट है वो है 4 अगस्त। तो 4 अगस्त अगर वहाँ पे जर्क आया तो यहाँ पे डेफिनेटली 3 तारीख को या 5 तारीख को उसका असर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो प्लस या माइनस रह सकते हैं अगले कुछ दिन। पिछले वीडियो तक हम लोग बुलिश थे भारत इलेक्ट्रिकल, बीओबी, कैन बैंक, भारत फोर्ज, इन 4 तो स्टॉक मुझे याद हैं जो। अब यही चारों स्टॉक वीक लग रहे हैं मेरे को, राइट फ्रॉम 1 अगस्त टिल 17 अगस्त। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें एसबीआई भी जुड़ जाएगा क्योंकि वो भी पीएसयू का है, कुछ और भी जुड़ जाएंगे जो चल सकते हैं। और उससे पहले मैंने कहा ना कि पहले जो कुछ स्टॉक्स हैं वो 11 तारीख के आसपास तक ही रहेंगे। जो 11 के आसपास लग रहे हैं वो हैं अदानी पोर्ट, देन BHEL, भारती, दिवीज लैब, हिंडाल्को और ग्लेनमार्क। आई थिंक काफ़ी नाम दे दिए मैंने।
लेकिन जो 18 तक वीक रह सकते हैं उनमें बता दिया, BEL, BOB, कैन बैंक, भारत फोर्ज, SBI एंड टाइटन एंड मे बी अंबुजा सीमेंट आल्सो. सो आई हैव गिवन यू मैनी स्टॉक्स. हो सकता है उसमें से कुछ ना चलें, बट एटलीस्ट मैंने आपको एक इंडिकेशन दे दिया है कि मार्केट इस पीरियड में थोड़ी वीक लग रही है. तो आप लॉन्ग पोजीशन करने से पहले मेक श्योर कि आपके जो भी ट्रेड्स हैं वो वेल प्रोटेक्टेड हैं. कुछ लोगों का शिकायत कह लो कि होती है कि उनका ब्रोकर उनको कॉल ऑप्शन शॉर्ट नहीं करने देता. तो उस केस में एक ने सजेस्ट किया कि अगर हम शॉर्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट हम हायर रेट पे कॉल ऑप्शन ले लेते हैं तो वो ब्रोकर अलाउ करता है. मैंने कहा दैट्स फेयर. अगर आप मान लो आज फॉर एग्जांपल निफ्टी है 17,100 कुछ चल रहा है, मान लो 17,000 का आपने कॉल ऑप्शन बेचा तो उसकी जगह पे 17,200 का कॉल ऑप्शन ले भी लो. तो इन केस अगर मार्केट उल्टी चल पड़ी तो आपका ट्रेड अपने आप कट जाएगा. नहीं तो आप उसको होल्ड करो जितने दिन मैं बोल रहा हूँ कि अप टू 11th ऑफ अगस्त आप कॉल ऑप्शन को होल्ड करो, बट नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस. ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ स्टॉप लॉस ज़रूरी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना और पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करना इज़ शुड बी जो होता है रूल ऑफ द गेम. जब तक आप रूल नहीं फॉलो करोगे किसी गेम के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. बहुत लोग हैं हमारे जो खासकर नए लोग हैं, वो लोग कुछ भी अपना रैंडमली कोई ट्रेड उठा देंगे, कर देंगे, फिर मेरे से पूछेंगे कि मैं इसका क्या करूं. उसमें मैं क्या बोलूँ. वो एक मतलब एक मैंने पुट ऑप्शन ले लिया जी, आप कह रहे हो वीक है तो मैंने पुट ऑप्शन ले लिया 17,000 का, इतने में ले लिया है. जब तुमने ले लिया है, मैंने तो नहीं बोला कि लो, आपने ले लिया तो फिर आप मेरे से क्यों पूछते हो. मैं तो कभी भी कॉल ऑप्शन बाय करने में या पुट ऑप्शन बाय करने में फेवर में नहीं होता हूँ, अनलेस कोई 1-2 दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 दिन या 15 दिन नेवर. मैं उसकी जगह कॉल ऑप्शन बेचूंगा और एज ए हेजिंग मैं कॉल ऑप्शन बाय भी कर लूँगा. कुछ सेक्टर जो अगले कुछ दिन वीक लग रहे हैं, कुछ 11-12 तक और कुछ 18 तक. मैं फ़िलहाल तो नाम लूँगा, कौन से 11-12 तक है, कौन से 18 तक है, उनका नहीं बताऊँगा. ऑटो, देन सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, FMCG, फार्मा, पावर, स्टील, शुगर, टेलीकॉम और IT. तो कम से कम आप 10-11 तारीख तक तो ये आपका मसाला मिल गया आपको टू अपनी स्ट्रेटजी बनाने में. पर मैं फिर बोलता हूँ आप यहाँ से जो भी गाइडेंस ले रहे हो, जो हम फ्री में दे रहे हैं, उनमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है. ये सब आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए है. हो सकता है हम कभी गलत भी हो जाएं, ऐसी बात नहीं है, बट आप प्लीज़ कोई भी ट्रेड करो, हेजिंग प्रॉपर होनी चाहिए. ये मैं रिपीटेडली मैं ऐसा बोलता हूँ कि हेजिंग जो है बिना हेजिंग के काम नहीं करो. और कुंडली, ऑलवेज शो योर कुंडली टू नो whether you are destined to make money from stock market or not. अगर आप destined ही नहीं हो तो क्यों सिर मार रहे हो स्टॉक मार्केट में, क्यों पैसे कमा रहे हो, क्यों अपनी सेविंग ख़राब कर रहे हो, क्यों अपनी फैमिली की जो हार्ड अर्न मनी है या अपनी हार्ड अर्न मनी को इन लुटेरों के हवाले कर रहे हो. छोड़ो उसको, पाज ले लो कुछ टाइम के लिए, अच्छा रहेगा. तो दोस्तों ये थी हमारी इस हफ्ते का रिव्यू और जो हम सोचते हैं कि क्या होगा, और इसके बाद जो है वो आपको मैं टेक्निकली भी बताऊंगा कि क्या हो रहा है. तो दोस्तों हैव ए नाइस वीकेंड, नाइस कमिंग नेक्स्ट वीक आल्सो. आई होप यू विल एंजॉय. इस हफ्ते इतना मज़ा नहीं आया ऑनेस्टली. आई एम आल्सो फीलिंग कि इस हफ्ते हमने कुछ जल्दबाजी कर दी, तो इसलिए हमारे से जो क्रीम थी जो इतने राइज़ की वो निकल गई. ये मेरा भी अपना पर्सनल ओपिनियन. आई रिग्रेट फॉर दिस. लेकिन ये हर बार नहीं होता,
इट इज़ वंस ए वाइल, मे बी 15, 20, 25 दिन, 25 हफ्तों के बाद कभी ऐसा होता है कि वी हैव मिस्ड ए मूव विच कुड हैव गिवन। कुछ हैं, किसी ने आज कम्प्लीमेंट भी किया कि उन्होंने 1200 पॉइंट निफ्टी के कमाए हैं और हम 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी भी कमाए हैं। उन्होंने जब से ले रखा है, जुलाई की डेट कोई बोली और मैं कहता है आज मैं बुक करके आई एम गोइंग फॉर हॉलीडे। तो मैंने कहा कुछ शॉर्ट भी कर जा तो अच्छा रहेगा, तो हो सकता है वापस आते तो किटी में और पैसे ऐड हो जाएंगे। तो एनीवे दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, आइए देखते हैं कि मार्केट की टेक्निकल आउटलुक क्या है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, जहाँ पे निफ्टी ने पहले यहाँ ब्रेकआउट दिया एक और उसके बाद यहाँ सपोर्ट लेके वापस चला, 2 गैप छोड़ गया है जिनको हम ना ब्रेकआउट गैप कह सकते हैं, ना एग्जॉशन गैप, ना किसी तरह का गैप। तो ये गैप सूनर और लेटर निफ्टी आएगा इसको भरने के लिए। तीसरा गैप था ये गैप जिसको हम कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट गैप है, जो कल निफ्टी ने दिया जब फेड ने जो इंटरेस्ट रेट था 0.5% रखा इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन। 2 दिन में या 2.5 दिन में निफ्टी ने करीब 750 पॉइंट का मूव दिया है, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पर निफ्टी बहुत हाईली ओवरबॉट है, 16,452 से ऑलमोस्ट 17,200 तक गया है निफ्टी। तो ये बहुत एक्सट्रीमली ओवरबॉट। देयर आर नंबर ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंसेस, जिसकी वजह से निफ्टी नीचे आ सकता है 16,800 और 16,850 के ऊपर। ऑन दी बुलिश साइड, जिस पैटर्न से निफ्टी ने ये ब्रेकआउट दिया है, इसका जो टारगेट है वो 18,000 से ऊपर ही बैठ रहा है, लेकिन 18,200 पे निफ्टी को काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, तो उसको क्रॉस करने में तकलीफ हो सकती है। अब हम बात करें अगर निफ्टी के डेली चार्ट की, तो आप देखिए निफ्टी ने डेली चार्ट में ये 1, 2, 3 और ये चौथा रेजिस्टेंस, यहाँ पर निफ्टी को इस जो ब्रेकआउट दिया है इसने कल, यहाँ पे इसको आना चाहिए और ये अगर क्रॉस कर गया तो हमारे टारगेट काफ़ी ऊंचे हो जाएंगे, मे बी 20,000 से ऊपर। पर ये आने वाले हफ्तों या आने वाले महीनों की बात है। हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि निफ्टी एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में जो 1, 3, 5, 10 मिनट के जो चार्ट होते हैं उसमें ओवरबॉट है और करेक्टिव डिक्लाइन 16,800, 16,850 के अंदर आ सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी ने परफेक्ट एक बुलिश ब्रेकआउट दिया है इस पैटर्न से। अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका टारगेट 40,000 से ऊपर बैठता है इन डेली चार्ट्स। जब डेली चार्ट में बुलिश ब्रेकआउट देता है तो इसका जो टारगेट है कुछ हफ्ते लग सकते हैं, मे बी 8 हफ्ते, 10 हफ्ते या 12 हफ्ते, इस तरह लग सकता है। अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म बात करें, जैसे 1 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट चार्ट, तो यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली ओवरबॉट है निफ्टी की तरह, और यहाँ पे करेक्टिव डिक्लाइन आ सकता है। आज फ्राइडे को इसने 400-500 पॉइंट का करेक्टिव डिक्लाइन दिया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। 36,500 से लेकर के 36,000 तक जब ये आएगा और उसके बाद जो मूव होगी वो काफ़ी शार्प होने की चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं कमोडिटीज़ में। कमोडिटीज़ काफ़ी दिन से स्टैग्नेंट चल रही थी, काफ़ी टाइट रेंज थी। कल इसने यहाँ पे इसने बुलिश ब्रेकआउट दिया जो हमने परफेक्टली पकड़ा। हमने 54,600 पे पकड़ा एक, और ऊपर सेकंड जो हमने लॉट बोला था लेने के लिए 55,100 के ऊपर बोला था, और करीब करीब 3,000 एक लॉट में और दूसरे में करीब 2,500 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट हुआ है। अगर दोनों लॉट की बात की जाए तो करीब 5,500 से 6,000 तक का प्रॉफिट सिल्वर ने दिया है 2 दिन में। जो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं वो अभी भी मेंटेन है। एज लॉन्ग एज सिल्वर 60,000 से नीचे रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं, कभी भी ये 47,000 48,000 आ सकता है। पर ये बात की बातें हैं और उसके बीच में टेक्निकल्स चेंज होते रहते हैं।
एट द मोमेंट सिल्वर काफ़ी ओवरबॉट है। जो ये राइज इसने दिया है 54,200 से 58,200 तक, 4,000 रुपीज़ का जो राइज दिया है, इसका डिक्लाइन यहाँ पे ड्यू है। और हमने आज 100% प्रॉफिट बुक करा दिया और बोला है कि ये नीचे 1000 पे कम से कम नीचे आएगा और नीचे में 56,600 भी जा सकता है। तो ये था सिल्वर का। अब आ जाए गोल्ड पे। गोल्ड ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस पैटर्न से, जिसको कोई हम कह नहीं सकते कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल दो या वैसे बोल दो, तो यहाँ पर कल इसने जो 50,800 पे ब्रेकआउट दिया था और हमने इसको यहाँ पे बाय कराया था। और बाय करा के आज हमने करीब 600 पॉइंट ऊपर या 550 पॉइंट ऊपर प्रॉफिट करने को बोला, क्योंकि यहाँ से 51,000 पे नीचे आने की चांसेस है। तो फॉर द टाइम बीइंग इन दोनों ट्रेड्स ने मार्केट में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया और आगे भी चलता रहेगा। अब आ जाए क्रूड पे। क्रूड का आप चार्ट देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट में क्रूड जो है एक बुलिश डिक्लाइनिंग चैनल कह लो या बुलिश डिक्लाइनिंग वेज कह लो, इस पैटर्न में चल रहा है, जिसका रेजिस्टेंस करीब 8,000 रुपये है। यहाँ से अगर 8,000 क्रॉस कर गया विद वॉल्यूम तो इसका टारगेट 86,000 के आसपास आ सकता है कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था आपको कि क्रूड जो है, हालांकि $130 के बाद नीचे $90.5 भी आ गया था और हमारा टारगेट $88 था, लेकिन इसके मीडियम टू लॉन्ग टर्म में $130 से ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो ये था हमारा टेक्निकल आउटलुक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसने सारे इंडाइसेस ने बुलिश ब्रेकआउट दिया है और टारगेट काफ़ी हाई है। और दूसरा, इसने हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स, अगर आप ये देखिए, जब ये 15,183 था यहाँ पे, वहाँ से ये हायर टॉप बना, फिर नीचे आया तो हायर बॉटम, फिर टॉप बना, हायर बॉटम, टॉप बना, हायर बॉटम, और अब ये नया हायर टॉप बना रहा है। तो अब मैं ये कह सकते हैं कि 15,183 से ये अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये कितने दिन चलता है वो टाइम और उसके हिसाब से दिखाया जाएगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली क्या है वो हम एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में डिस्कस करके आपको बताएंगे कि अगले कुछ दिन हमें क्या लग रहा है।